नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज की अन्नदाता। राज्य के जिन किसानों के यहाँ अमरूद के बाग लगे हैं, उनके बाग में कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं और इस समय बाग में पौधे संरक्षण कार्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो वर्तमान में अमरूद के बाग में कौन कौन से पौधे संरक्षण कार्यों को अपनाना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमरूद एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है और इसमें जो खास समस्या आती है जिसे हम उकठा रोग कहते हैं, ये उकठा रोग फ्यूजेरियम विल्ट के कारण होता है। और यह समस्या अमरूद के फसल में सबसे शुरुआती समय जो इसको जो पहली बार देखा गया था वो लखनऊ में 1935 में इसको पहली बार देखा गया था। यह मिट्टी से होने वाला रोग है। उकठा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें जो होता है कि शुरुआती जो इसके लक्षण हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, किनारों से मुड़ने लगती हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे झड़ जाती हैं। ज़्यादातर इसका प्रकोप हम लोग देखते हैं जो स्थापित फल बाग हैं, जो पेड़ पुराने हो चुके हैं, उनमें अगर किसी एक पौधे में इसका प्रकोप शुरू होता है तो यह धीरे धीरे पूरे ऑर्चार्ड को नष्ट कर देता है। तो ये इतना खतरनाक है बीमारी ये कि आपके पूरे फल बाग को ये उजाड़ देता है। तो इसलिए किसान भाइयों को ज़रूरी है कि जब ये किसी एक दो पेड़ में इसको देखें तभी इसके लिए प्रयास करना शुरू करें कि ये उनके पूरे फल बाग को नष्ट ना करे। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले किसान भाइयों को करना होगा कि वो अपने फल बागों की साफ सफाई पर ध्यान दें और जो पेड़ की टहनियाँ सूख रही हैं उनको काट छाँट कर हटा दें, मिट्टी में दबा दें या फिर जला दें, जिससे कि जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो दूसरे पौधों को आक्रमित ना कर सके। और पेड़ के चारों ओर रिंग बनाएं, घास खरपतवार हटा दें और रिंग बनाकर मिट्टी का उपचार करें। मिट्टी का उपचार करने के लिए वो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम और 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर मिट्टी में स्प्रे करके मिट्टी के जो हम लोग रिंग बनाए हैं एक पेड़ के चारों ओर, उसको मिट्टी उपचार कर दें। और इसके साथ साथ अगर नए अमरूद के बाग लगा रहे हैं तो उसमें गड्ढों को फॉर्मलिन से उपचारित करें। फॉर्मलिन से उपचारित करके उसको 3-4 दिन के लिए ढक दें। उसके बाद उसको ढक दिए हैं हम लोग गड्ढों को, उसको खोलकर 2 हफ्ते के बाद उसमें पौधों को लगाना चाहिए। इससे मिट्टी का उपचार हो जाएगा और चूँकि ये मिट्टी जनित बीमारी है उसको हम फैलने से रोक सकते हैं। और जो स्थापित फल बाग हैं जो अमरूद के उकठा रोग के कारण नष्ट हो रहे हैं, उनका उपचार करने के लिए आप मिट्टी के चारों ओर रिंग बनाकर उसमें चूना डाल सकते हैं और जो नीला थोथा वो भी आप मिट्टी में मिलाकर मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें।
यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। पेड़ के चारों ओर मिट्टी की खुदाई करके जो हमने रिंग बनाया है उसमें हम मैनकोजेब का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ हैं जो अमरूद के उकठा रोग में उपचार में बैंगन की फसल को कीटों से भारी नुकसान होता है। ये ऐसा कीट है जो अगर बैंगन भारत की प्रमुख सब्जी फसलों में से है, जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन बैंगन की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीटों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर ले तो वे अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में तना और फल बेधक कीट का प्रकोप काफी देखने में आता है। इस कीट की सुंडी गुलाबी रंग की बाल रहित होती है। ये सुंडियां नई शाखाओं में छेद करके अंदर घुस जाती है, जिसके कारण शाखाएं मुरझा जाती हैं और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। और जब फसल में फल लगते हैं तो ये सुंडियां फलों में घुसकर फल के गूदे को खाती हैं, जिससे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव भी नहीं मिलता है। एक अनुमान के अनुसार ये कीट फसल में 30 से 50% तक नुकसान कर देता है। किसान भाइयों, इस तरह की आर्थिक क्षति से बचने के लिए आप प्रभावित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और इस कीट के जैविक नियंत्रण के लिए आप 5 से 25 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में लगा दें, जिससे जो नर कीड़े होते हैं वो मादा कीड़ों की महक के कारण इस ट्रैप में आकर फंस जाते हैं, जिससे आप इस कीट पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा आप इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु 3 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इससे भी आप इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर फसल में इस कीट की संख्या कम है तो आप नीम सत या नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें। और यदि इस कीट का प्रकोप बैंगन की फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप सबसे पहले ग्रसित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके बाद इमामैक्टिन बेंजोएट दवा की 200 मिलीलीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, दवा छिड़काव के 7 से 10 दिनों के बाद ही फलों की तोड़ाई करें, क्योंकि छिड़काव के कम से कम 7 दिनों तक दवा का फलों में अवशेष रहता है, जिनको खाने से ये मानव स्वास्थ्य पर खराब असर डालते हैं। बैकयार्ड मुर्गी पालन घर के पीछे मुर्गी पालन अर्थात बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग काफ़ी पुरानी विधा है। काफ़ी दिनों से हमारे लोग करते आ रहे हैं। पूर्व में किसान भाई ये सिर्फ मनोरंजन के लिए पाला जाता था, लेकिन आजकल इसे व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है। गांव में आप देखे होंगे कि ग्रामीण मुर्गियां लोग पालते हैं और उसके अंडे या मांस को अपने लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये अभी आप मुर्गी पाल के उसको एक व्यवसाय के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये शून्य प्रबंधन तकनीक मानी जाती है, अर्थात कम लागत में या बिना पूंजी लगाए हुए आप इससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। देसी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन का चयन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें।
जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। भारत सरकार की योजना के तहत वनराजा और ग्राम प्रिया, श्रीनिधि या फिर झारसीम, ये ऐसी नस्लें हैं, ऐसे कई नस्लें हैं जिसको हम लोगों ने डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एकमात्र संस्था है पक्षी अनुसंधान के लिए, वहाँ इसे विकसित की गई है। और इन नस्लों को भारत के परिवेश में ही विकसित की गई है ताकि ये भारतीय परिवेश में अलग अलग राज्यों में अच्छा कर सके। तो यहाँ पर झारसीम, वनराजा एवं ग्राम प्रिया और श्रीनिधि, इस तरह की नस्लें काफी अच्छी कर रही और पल बढ़ रही हैं। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलवों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है और कलगी, वेटल्स और जीभ भी बैगनी रंग की दिखती है। इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके अधिकतर आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। कड़कनाथ का मांस दिल की बीमारियों तथा अधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। कड़कनाथ मुर्गी 20 हफ्ते में 920 ग्राम तक हो जाती है। 18 महीने तक मुर्गियों को पालने पर इनका शरीर भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वार्षिक अंडा उत्पादन 120 से 125 अंडे होता है। अब इनके प्रबंधन की बात हम लोग करें, अगर आप वनराजा या ग्राम प्रिया अथवा झारसीम इत्यादि नस्ल अगर पालना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए आप छोटा सा घर अपने आंगन में या घर के पिछवाड़े में या कहीं कोने पर बना सकते हैं। और उस घर को हम लोग नाइट शेल्टर, रात्रि गृह कहते हैं, क्योंकि ये मुर्गियाँ ब्रॉयलर फार्म की तरह फार्म में नहीं रहा करती हैं। ये सिर्फ रात में उसमें रहने के लिए जाएंगी। दिन भर उन मुर्गियों को बाहर खोल देना है। ये मुर्गियाँ चराई पर रहती हैं और कीड़ा मकोड़ा, कंकर पत्थर, हरे घास फूस, घर के बचे हुए खाना भोजन इत्यादि खाकर ही रहती हैं। ये मुर्गी इस तरह से बनाई गई है कि हरा पत्ता, बरसीम, जनेरा, जई, बाजरा, मकई, भांग के पत्ता या फिर आलू का, पालक का, गोभी का पत्ता, ये सारा हरा चारा खा करके जिंदा रह सकती हैं। अर्थात अपने किसान अपने खेत में से जो भी आपको हरियाली मिलता है या अगल बगल से तोड़ कर लाकर उसे दे देते हैं, वो खा करके जिंदा रह सकती है। इसके अलावे अगर मछली का दुकान अगल बगल है तो मछली का जो लेदी पेदी निकलता है उसे भी ला करके आप दे दीजिए। इसे भी बड़े चाव से खा करके और इसको पचा करके उनका मांस वृद्धि होती है और अंडा उत्पादन क्षमता बढ़ता है। कुल मिलाकर उनके भोजन पर होने वाला खर्च लगभग शून्य होता है या काफ़ी न्यूनतम होता है। हाँ, अगर बरसात का दिन है या फिर काफ़ी ठंडक का समय है, अब घर से नहीं निकाले हैं अथवा भोजन की कमी हो जाती है, वैसी स्थिति में मकई का दर्रा, खुद्दी, चावल का गुंडा या फिर चूड़ा मिल का जो छांट बचता है उसे ला करके, या कोई होटल का जूठा खाना मिलता है, कोई अगल बगल अगर प्राइमरी सरकारी विद्यालय है तो मध्याह्न भोजन का जूठा खाना है, वो सब भी लाकर अपने मुर्गियों को दे दें, उसे भी खा करके और ये मांस से परिवर्तित करेंगी और काफ़ी बेहतर करती है। लेकिन इनके अंडा उत्पादन का औसत 110 से 120 अंडा वनराजा देती है। अगर ग्राम प्रिया की बात करें तो ये 115 से 125 अंडे तक प्राप्त किया जाता है क्षेत्र के स्तर पे। इनका औसत वजन जब ये बिक्री योग्य होती हैं तो 6 महीने के बाद ये अंडा देने लगती हैं और इनके शारीरिक वजन जब आप बेचने जाइएगा तो 1.5 से 2 किलो होगी। जब ये बर्ड आपकी कल्ड हो जाएंगी अर्थात अंडा देना बंद कर देती हैं, वैसे ही जब बेचेंगे तो 3.5 से 4 किलो तक की मुर्गियाँ होती हैं और मुर्गों का औसत वजन तो 4.5 से 5 किलो तक भी हो जाता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, काफ़ी देसी होता है। कोई किसान या ग्रामीण महिला अगर घर के पिछवाड़े में छोटा मोटा व्यवसाय करती है और 20-25 मुर्गी रख लेती हैं तो वो साल में 24 से 25 हज़ार रुपया मजे से कमा सकती हैं। तो इससे बेहतर कोई और व्यवसाय नहीं होगा। आप अगर कम पूंजी या बिना पूंजी के किसान हैं तो इससे करके कुछ पूंजी बना के और आप दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं। विशेषकर ग्रामीण महिलाएं, भूमिहीन किसान या फिर शिक्षित बेरोजगार युवा इसे बड़े स्तर पर भी अपनाकर आमदनी का एक सशक्त माध्यम बना सकते हैं। बीमार पड़ने पर निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई
भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल करते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए सिंचाई एवं पौध संरक्षण रसायनों का छिड़काव मौसम के खुले होने के बाद ही करें। खरीफ की फसल में सफेद लट का प्रकोप हो सकता है। अगर आपके खेतों में सफेद लट का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव कर दें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटमैले रंग के गहरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। अगर ऐसा प्रकोप आपकी फसल पर दिख रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए बेबेस्टीन आधा ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। इस समय ग्वार की फसल में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए थाइमेथोक्सैम 25 WG 0.3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बाजरा की फसल में इस समय फड़का कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए क्यूनालफास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। पपीते की पौध रोपाई के लिए अच्छा समय चल रहा है, इसलिए खोदे गए गड्ढों में 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर अच्छी किस्म के पौधों की रोपाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आने वाला समय आएगा रेनी सीजन, तो इसमें पशुओं में मुख्यतः होने वाली बीमारी जैसे थनैला रोग मुख्यतः ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा होने की वजह ये होती है कि ये गंदगी की वजह से होता है। तो इस सीज़न के अंदर आर्थिक नुकसान भी ज़्यादा होता है। इस सीज़न में जैसे गंदगी से पशुओं के थन के अंदर बैक्टीरिया चला जाता है और वो थनैला का रूप ले लेता है। इस रोग से आर्थिक हानि और पशु हानि दोनों ही बहुत ज़्यादा है। एक बार थनैला होने के बाद में ये बहुत ही एक तो महंगा इलाज होता है और दूसरी बात है कि इसमें उत्पादन इतना घट जाता है कि पशु ब्याकर भी नहीं ब्याने के बराबर होता है। इसमें दूध का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। पशुपालक भाइयों, गाय भैंसों में थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। दुग्ध उत्पादकों को काफी नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। थनैला रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस रोग के पहचान के लक्षण के बारे में। अगर थनैला रोग हो जाता है तो इसके लक्षण मुख्यतः ये होते हैं कि एक तो थनों के अंदर छिछड़े आने लग जाते हैं। दूसरी बात है कि थन और गादी जिसको बोलते हैं अडर, तो वो दोनों में सूजन आ जाती है और सूजन आने के बाद में दूसरी स्टेज होती है कि इसमें फाइब्रोसिस बन जाता है, गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। यह अवस्था बहुत ही खतरनाक होती है, एक्यूट मेस्टाइटिस जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। थनैला रोग से पशुओं को बचाने के उपाय। पशुपालक भाई यदि कुछ जरूरी उपायों को समय समय पर अपनाएं, तो पशुओं में थनैला रोग नहीं होगा, जो इस प्रकार से है। थनैला रोग से प्रभावित पशु को अन्य पशुओं से अलग रखें। पशु बाड़ी की नियमित साफ सफाई करें। पशुशाला की लाल दवा या फिनाइल से धुलाई करें और चूने का छिड़काव करें। पशुओं को साफ सुथरे एवं सूखे तथा हवादार स्थान पर बांधें। पशु के थनों की सफाई नियमित रूप से करना चाहिए। पशु का दूध निकालने से पूर्व ग्वाले को अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। पशु का दूध पूर्ण हस्त या चुटकी विधि से दोहन करना चाहिए। थनों का समय समय पर परीक्षण करते रहना चाहिए।
उनमें कोई गठान एवं दूध में थक्के हो तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। थनैला रोग का सबसे पहले तो ये है, इसका बचाव ही कर ले तो बहुत अच्छा हो रहा है। इसके बचाव के लिए एक तो पशुओं के आसपास में बिल्कुल साफ सुथरी जगह होनी चाहिए जहाँ पशु रह रहा है। दूसरी बात है, जब भी पशु का दूध निकाले बिल्कुल अडर को, गादी को धो के फिर दूध निकालना चाहिए, और दूध निकालने के बाद में भी उसको बिल्कुल धो के बिल्कुल क्लीन रहनी चाहिए, जिससे कि वो बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाएगा, और बैक्टीरिया प्रवेश नहीं करेगा तो ये थनैला रोग का बचाव हो जाएगा। इस बीमारी में बचाव कर ले तो अच्छा है, वरना इसमें हैवी एंटीबायोटिक लगानी पड़ती है। तो इससे अगर रोग कहीं लक्षण प्रकट कर रहा है तो नज़दीकी संस्था में जाके पशु चिकित्सालय में तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि समय पर इलाज हो जाए और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों ही उत्पादन की बची रहे। थनैला रोग का उपचार। इस रोग से ग्रसित पशु का उपचार प्रारंभिक अवस्थाओं में करने पर ही सफल होता है। रोगी पशु का समय पर उपचार न होने पर थन खराब हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए दुधारू पशु के दूध की जांच समय पर करवा लेनी चाहिए। थनैला रोग से ग्रसित पशु का उपचार योग्य पशु चिकित्सक से करवाना चाहिए। इसके लिए पशु का थन अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर छोड़ दें। कुछ समय बाद पशु चिकित्सक के द्वारा पशु के थनों में जीवाणु नाशक औषधियाँ चढ़वाते हैं तथा मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा दवा दी जाती है। पशु के थनों में ट्यूब चढ़ाकर उपचार किया जाता है। ध्यान रखें कि अंतिम ट्यूब चढ़ाने के 48 घंटे बाद तक दूध उपयोग में नहीं लेना चाहिए। जब पशु का थन पूर्ण रूप से ठीक हो जाए तभी उसका दूध प्रयोग में लेना चाहिए। ये थनैला रोग मुख्यतः जो नवजात ब्याए हुए पशु है, जो अधिक दूध देने वाले उन पशुओं में ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अतः जो भी नए ब्याह रहे उन पशुओं का विशेष ध्यान रखें कि इस बीमारी से, जैसे गादी के अंदर ज़्यादा दूध रहेगा तो उसकी टीट कैनाल, जो दूध का छिद्र है वो खुल जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर जाता है। बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो वो थनैला का रूप ले लेगा। तो अतः जो नए ब्यावत में जो पशु आएंगे, अभी जो रेनी सीजन में मुख्यतः होता है, तो उनका विशेष ख्याल रखें कि जो अधिक दूध देने वाले उनमें मुख्यतः ये बीमारी होती है, तो उन पशुओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए, विशेष प्रिकॉशन सावधानी बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।